आज शनिवार 7 मार्च 2026 है और आज के इस नए और बेहद रोमांचक गहन विश्लेषण में हम सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय कुछ ऐसा है जो हम में से हर किसी के दैनिक जीवन से जुड़ा है। बिल्कुल। हाँ, लेकिन शायद ही हमने कभी इसे इतने गहरे और वैज्ञानिक नजरिए से देखा हो। आज की इस विस्तृत चर्चा के लिए हमारे पास जो मुख्य स्रोत है वो प्रदीप शर्मा जी के बेहद विस्तृत और शोध से भरे हुए नोट्स हैं। और शुरुआत में ही ये स्पष्ट करना जरूरी है कि प्रदीप शर्मा जी अपने क्षेत्र के कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। मतलब वो ग्राफोलॉजी के मास्टर प्रैक्टिशनर हैं, एक जाने माने माइंड मैनेजमेंट कोच है और साथ ही NLP प्रैक्टिशनर भी हैं। हाँ, सच में बहुत ही ठोस आधार है ये। उनके अनुभव का जो पैमाना इन नोट्स में दिखाई देता है वो हैरान करने वाला है। उनके पास 30 वर्षों से भी अधिक का पेशेवर अनुभव है। 30 साल मतलब 3 दशक का समय किसी भी विज्ञान को गहराई से समझने के लिए एक बहुत बड़ा होता है। और सबसे खास बात यह है कि इस दौरान उन्होंने 6 वर्ष के छोटे बच्चों से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्गों के साथ काम किया है। 25,000 से अधिक लोगों के जीवन में बदलाव लाना ये साबित करता है कि ये केवल कुछ कागजी सिद्धांत नहीं है। सही कहा। ये एक परखी हुई पद्धति है जो इंसान के दिमाग पर हर उम्र में काम करती है, चाहे वो एक विकासशील बच्चा हो या एक उम्रदराज व्यक्ति। उम्र का ये जो दायरा है ना, 6 से 90 वर्ष, यही इस बात की सबसे बड़ी गवाही देता है कि इंसान का दिमाग हमेशा सीखने और बदलने के लिए तैयार रहता है। एकदम सही। आज हमारा पूरा फोकस इसी दिलचस्प विषय पर है जिसे ग्राफोथेरेपी न्यूरोमस्कुलर रीप्रोग्रामिंग का विज्ञान कहा जाता है। हम सभी ने बचपन से ही पेन और कागज का इस्तेमाल किया है। हाँ, बचपन से ही। लेकिन आज हम इसके पीछे छिपे उस न्यूरोलॉजिकल विज्ञान को समझेंगे जो सीधे हमारे शरीर और दिमाग की वायरिंग से जुड़ा है। हमारे लिए आज सोचने वाली बात यह है, या कह सकते हैं कि आज के इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा मिशन ये है कि कैसे सुबह उठते ही केवल एक पेन और कुछ खाली कागज हमारे दिमाग के काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकते हैं। क्या सिर्फ कुछ लकीरें खींचना या कुछ शब्द लिखना हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को जड़ से दोबारा प्रोग्राम कर सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शर्मा जी के नोट्स में बार बार एक शब्द आता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी का सीधा सा मतलब है हमारे दिमाग की वो क्षमता जिससे वो नए न्यूरल पाथवे या नए रास्ते बना सकता है। ये साबित करता है कि हमारा दिमाग कोई पत्थर पर खींची लकीर नहीं है जिसे बदला ना जा सके। बिल्कुल। लेकिन ग्राफोथेरेपी में ये सिर्फ एक आम लिखावट का काम नहीं है। नोट्स ये स्पष्ट करते हैं कि ये जानबूझकर किए गए लगातार फाइन मोटर मूवमेंट्स हैं। जब हाथ की छोटी मांसपेशियों का इस्तेमाल करके एक खास तरीके से पेन चलाया जाता है तो ये कैसे सीधे दिमाग की वायरिंग पर असर डालता है। इसे समझने के लिए हमें दिमाग की बनावट को देखना होगा। हमारे दिमाग का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ हमारे हाथों और उंगलियों की हरकतों को कंट्रोल करने के लिए समर्पित होता है। अच्छा। हाँ, और जब कोई व्यक्ति उंगलियों से बहुत ही बारीक और सधी हुई हरकतें करता है, यानी फाइन मोटर मूवमेंट्स, तो दिमाग के मोटर कॉर्टेक्स में बहुत तेज हलचल होती है। मतलब ये कोई ऑटोमेटिक काम नहीं है? बिल्कुल नहीं, इसमें फोकस लगता है। और जब ये फोकस के साथ लगातार किया जाता है तो दिमाग के न्यूरॉन्स आपस में नए कनेक्शन बनाने लगते हैं। मतलब हम सिर्फ कागज पर इंक नहीं फैला रहे, हम अपने दिमाग के अंदर नए सर्किट बना रहे हैं। एग्जैक्टली। लेकिन इन नोट्स में एक बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है और वो है समय। इसे सुबह उठते ही क्यों करना चाहिए? दिन के किसी और समय में ये उतना असरदार क्यों नहीं है? यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि हाँ, बताइए। कि सुबह के उस खास समय में हमारा दिमाग एक ऐसी स्थिति में होता है जिसे हिप्नोपॉम्पिक अवस्था कहा जाता है। ये कोई आम नींद की खुमारी नहीं है। तो ये क्या है? ये गहरी नींद और पूरी तरह से जागने के बीच का एक बहुत ही नाजुक बायोलॉजिकल विंडो है। इस हिप्नोपॉम्पिक अवस्था में दिमाग की तरंगें यानी ब्रेन वेव्स थीटा और अल्फा स्टेट में होती हैं। इसका मतलब है कि हमारा वो लॉजिकल दिमाग जो हर चीज पर सवाल उठाता है वो अभी पूरी तरह से जागा नहीं होता। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जो तर्क करने वाला दिमाग है, जो दिन भर हमें तनाव देता है या हर बात का विश्लेषण करता है, वो इस समय एक तरह से शांत होता है। इसके कारण हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड सबसे अधिक सुलभ होता है। वो सुझावों को बहुत जल्दी ग्रहण करने के लिए तैयार रहता है,
हालत ये होती है कि वो अत्यधिक सजेस्टिव होता है। अच्छा, तो इस अवस्था में हम जो भी संकेत या शारीरिक हरकतें करते हैं, दिमाग उन्हें बिना किसी प्रतिरोध के सीधे स्वीकार कर लेता है। हाँ, और उन्हें अपनी गहरी प्रोग्रामिंग का हिस्सा बना लेता है। ये तो सच में चौंकाने वाला है, क्योंकि अगर हम इसके उलट सोचें तो आजकल ज्यादातर लोग सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले अपना स्मार्टफोन उठाते हैं। बहुत आम बात है आजकल। दुनिया भर की बुरी खबरें, सोशल मीडिया का तनाव या काम की ईमेल देखते हैं। इसका मतलब है कि लोग उस बेहद खास हिप्नोपॉम्पिक अवस्था का इस्तेमाल अपने दिमाग में तनाव की प्रोग्रामिंग करने के लिए कर रहे हैं। एकदम सटीक तुलना है ये। उस समय दिमाग जो भी देखता है उसे अपनी डिफॉल्ट सेटिंग मान लेता है। इसीलिए ग्राफोथेरेपी ये कहती है कि उस समय फोन छूने के बजाय पेन और कागज छूना चाहिए, ताकि हम उस खिड़की का इस्तेमाल दिमाग को एक सकारात्मक और शांत दिशा में प्रोग्राम करने के लिए कर सकें। हाँ, जब हम सुबह उठकर जानबूझकर कुछ खास तरह के फाइन मोटर मूवमेंट्स करते हैं तो हम ठीक यही कर रहे होते हैं। और ये केवल हाथों की कसरत नहीं है। नोट्स इसे एक ग्राफोमोटर एक्सरसाइज कहते हैं। यहाँ मुझे एम्बॉडीड कॉग्निशन के शोध की याद आ रही है। वो भी बहुत प्रासंगिक है यहाँ। ये विज्ञान बताता है कि कैसे हमारी शारीरिक हरकतें हमारी मनोवैज्ञानिक स्थिति को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि जब इंसान खुश होता है तब वो मुस्कुराता है। सही बात है। लेकिन एम्बॉडीड कॉग्निशन कहता है कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ शारीरिक रूप से अपने चेहरे की मांसपेशियों को मुस्कुराने की स्थिति में ले आए तो दिमाग सच में खुशी वाले हार्मोन रिलीज करने लगता है। हाँ, शरीर पहले हरकत करता है और दिमाग उस भावना को सच मान लेता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि शर्मा जी के नोट्स में टॉप डाउन प्रोसेसिंग के कॉन्सेप्ट को इसी आधार पर समझाया गया है। बिल्कुल, टॉप डाउन प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट इसे बहुत अच्छे से समझाता है। जब कोई व्यक्ति एक मुस्कुराते हुए चेहरे की भावना के साथ या एक बहुत ही स्पष्ट और सकारात्मक इरादे के साथ कुछ लिखता है तो वो केवल स्याही से पन्ने नहीं भर रहा होता। वो वास्तव में अपने दिमाग को ये निर्देश दे रहा होता है कि वो इस शारीरिक मोटर टास्क को एक सकारात्मक भावना के साथ हमेशा के लिए जोड़ दे। हाँ, और यही टॉप डाउन प्रोसेसिंग का असली जादू है। जब इरादा और शारीरिक हरकत दोनों एक साथ मिलते हैं तो दिमाग एक नया नियम बना लेता है, एक नया न्यूरल पाथवे। एग्जैक्टली। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर लगातार कई दिनों तक इस तरह से लिखता है तो धीरे धीरे वो सशक्त महसूस करने की भावना दिमाग की एक डिफॉल्ट न्यूरोलॉजिकल प्रतिक्रिया बन जाती है। फिर एक समय ऐसा आता है जो सशक्त या शांत महसूस करने के लिए किसी बाहरी मोटिवेशनल वीडियो या विचार की जरूरत नहीं रह जाती। सही कहा। जैसे ही हाथ पेन पकड़कर वो खास मूवमेंट करता है, दिमाग तुरंत उस सशक्त अवस्था में चला जाता है। तो ये एक तरह का ट्रिगर बन जाता है। शरीर ने कुछ किया और दिमाग ने तुरंत वो भावना पैदा कर दी। लेकिन ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक एहसास तक सीमित नहीं है ना। ग्राफोथेरेपी को एक चलते फिरते ध्यान या मूविंग मेडिटेशन की तरह भी देखा जा सकता है। बिल्कुल देखा जा सकता है, क्योंकि जब इसे एक खास लय या रिदम के साथ किया जाता है तो इसका असर पूरे नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ के देखें तो ये नर्वस सिस्टम का संतुलन हमारे शारीरिक स्वास्थ्य की पूरी नींव है। वो कैसे? हमारे शरीर में एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है जिसके दो मुख्य हिस्से होते हैं। एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हमें खतरे से बचाने के लिए फाइट या फ्लाइट यानी लड़ो या भागो के मोड में रखता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग लगातार इसी स्ट्रेस मोड में जी रहे हैं। हाँ, दुर्भाग्य से। और दूसरा हिस्सा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जिसे PNS कहते हैं। ये शरीर का ब्रेक पेडल है जो हमें रेस्ट एंड डाइजेस्ट यानी आराम और पाचन के मोड में लाता है। तो ग्राफोथेरेपी इसमें क्या भूमिका निभाती है? जब हम सुबह वो लयबद्ध ग्राफोमोटर एक्सरसाइज करते हैं तो ये सीधे PNS को ट्रिगर करता है। ये शरीर को संकेत देता है कि सब सुरक्षित है, अब शांत हो जाओ। और ये PNS का सक्रिय होना शरीर के अंदर क्या जैविक बदलाव लाता है? क्योंकि नोट्स में दो बहुत ही प्रमुख वैज्ञानिक प्रभावों का जिक्र है। पहला गट ब्रेन एक्सिस और दूसरा एंडोक्राइन बैलेंस। हाँ, ये दोनों बहुत जरूरी है। आइए पहले गट ब्रेन एक्सिस को समझते हैं। पेट और दिमाग का ये कनेक्शन कैसे काम करता है? गट ब्रेन एक्सिस शरीर का एक बहुत ही जटिल संचार नेटवर्क है। जब PNS सक्रिय होता है और शरीर रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में आता है तो शरीर में तनाव पैदा करने वाले हार्मोन जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं उसका स्तर तेजी से नीचे गिरने लगता है। मतलब शरीर में जो स्ट्रेस का केमिकल दौड़ रहा था उसकी सप्लाई कट जाती है। बिल्कुल कट जाती है। और कॉर्टिसोल कम होने का सीधा असर हमारे पेट पर पड़ता है, पाचन पर।
हाँ, जब शरीर तनाव में होता है तो वो पाचन तंत्र की ऊर्जा को रोक देता है, क्योंकि उसे लगता है कि अभी जान बचाना ज्यादा जरूरी है। फाइट या फ्लाइट। सही कहा। लेकिन जैसे ही कॉर्टिसोल गिरता है, पाचन तंत्र दोबारा पूरी क्षमता से काम करने लगता है। इसीलिए गट हेल्थ में सुधार होता है। एक शांत दिमाग हमेशा एक स्वस्थ गट को बढ़ावा देता है, और एक स्वस्थ गट वापस दिमाग को शांति के संकेत भेजता है। ये एक पूरा लूप है जो सही हैंडराइटिंग से सकारात्मक हो जाता है। जी। ये तो पाचन की बात हुई। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव नोट्स में बताया गया है वो है एंडोक्राइन बैलेंस और HPA एक्सेस। ये सुनने में बहुत भारी वैज्ञानिक शब्द लगता है। HPA एक्सेस असल में क्या है और ये कैसे संतुलित होता है? मैं बताती हूँ। HPA एक्सेस का पूरा नाम है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सेस। इसे शरीर का स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम समझ सकते हैं। अच्छा। हाइपोथैलेमस दिमाग का रडार है जो खतरे को भांपता है। पिट्यूटरी ग्रंथि कमांडर है जो निर्देश देती है, और एड्रिनल ग्रंथि वो सिपाही है जो एड्रेनालाइन और तनाव के हार्मोन रिलीज करती है। तो जब इंसान लगातार तनाव में रहता है तो ये सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है? बिल्कुल। लेकिन लयबद्ध ग्राफोथेरेपी से जब नर्वस सिस्टम संतुलित होता है तो ये HPA एक्सेस शांत हो जाता है। और इसका अंतिम परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम ये होता है कि शरीर की ऊर्जा तनाव से लड़कर खत्म होने के बजाय विकास और सेल्यूलर रिपेयर यानी कोशिकाओं की मरम्मत के लिए आवश्यक हार्मोन्स के प्रबंधन में लग जाती है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? हम इसे सिर्फ जीव विज्ञान की किताबों में नहीं बल्कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे महसूस कर सकते हैं? इसे एक उदाहरण से समझना सबसे अच्छा रहेगा। हाँ, इसे समझने के लिए मैं एक एनालॉजी या उदाहरण का उपयोग करना चाहूंगा। इसे एक संगीत के वाद्ययंत्र जैसे कि गिटार को ट्यून करने के रूप में देखा जा सकता है। ये बहुत अच्छी एनालॉजी है। अगर गिटार के तार बेसुरे हों तो कितनी भी अच्छी धुन बजाने की कोशिश की जाए, संगीत हमेशा खराब और बेसुरा ही निकलेगा। ये ग्राफोथेरेपी की सुरे की प्रैक्टिस बिल्कुल उसी वाद्य यंत्र को ट्यून करने की तरह है। एकदम सटीक। जब सुबह कोई व्यक्ति पूरे फोकस के साथ लिखकर अपने दिमाग को ट्यून करता है तो इसकी गूंज जीवन के अन्य सभी तारों तक पहुंचती है। हमारी भावनाएं, शारीरिक ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता सब एक सुर में आ जाते हैं। ये ट्यूनिंग वाला उदाहरण इस पूरी प्रक्रिया को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाता है। शर्मा जी के नोट्स भी इसे जीवन का पहिया या व्हील ऑफ लाइफ के 4 प्रमुख स्तंभों के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। 4 स्तंभ? हाँ, जब दिमाग और शरीर ट्यून होते हैं तो उसका असर इन 4 स्तंभों पर साफ दिखाई देता है। आइए इन्हें एक एक करके देखते हैं। पहला स्तंभ है मानसिक या मेंटल प्रभाव। मानसिक प्रभाव को हम कैसे परिभाषित करेंगे? क्या ये सिर्फ एकाग्रता बढ़ने के बारे में है? एकाग्रता तो बढ़ती ही है, लेकिन इसका सबसे बड़ा काम है दिमाग में चल रहे शोर को कम करना। सुबह सुबह जब दिमाग हिप्नोपॉम्पिक अवस्था में होता है तब ये अभ्यास कॉग्निटिव क्लटर या विचारों की उस भारी उलझन को छांट देता है जो हमें दिन भर थकाती है। इससे दिन की शुरुआत एकदम स्पष्ट और शांत स्लेट के साथ होती है। बिल्कुल। ये तो बहुत जरूरी है। फिर इसका दूसरा स्तंभ आता है शारीरिक या फिजिकल। हमने कॉर्टिसोल और डाइजेशन की बात की, लेकिन दिन भर काम करते समय इसका शारीरिक असर कैसा दिखता है? शारीरिक रूप से यह अभ्यास हृदय गति या हार्ट रेट को कम करता है और ब्लड प्रेशर को स्थिर रखता है। जब शरीर का ये बुनियादी सिस्टम बिना किसी घबराहट के चलता है तो इंसान स्वाभाविक रूप से एक फ्लो स्टेट में प्रवेश कर जाता है। फ्लो स्टेट वो स्थिति है जहां काम करते समय का पता ही नहीं चलता। हाँ, और थकावट महसूस नहीं होती क्योंकि शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ रही है। अद्भुत। तीसरा स्तंभ है भावनात्मक या इमोशनल प्रभाव। मुझे लगता है कि आज के समय में ये सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। इमोशनल बैलेंस का न्यूरोमस्कुलर रिप्रोग्रामिंग से क्या संबंध है? ये सीधे तौर पर इंसान को एक सेंस ऑफ एजेंसी यानी खुद पर नियंत्रण की भावना देता है। नियंत्रण कैसे? देखिए, जब हम तनाव में होते हैं तो हम दिन भर की परिस्थितियों पर केवल रिएक्ट करते हैं। ट्रैफिक मिला तो गुस्सा हो गए, ईमेल आया तो चिड़चिड़ा गए। हम एक रिएक्टर बन जाते हैं। सही बात है। लेकिन सुबह की इस प्रोग्रामिंग के बाद जब भावनाएं संतुलित होती हैं तो इंसान एक क्रिएटर के रूप में दिन शुरू करता है। वो तय करता है कि उसे किस बात पर प्रतिक्रिया देनी है और किस पर नहीं। और चौथा स्तंभ है आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल। अब विज्ञान और न्यूरोमस्कुलर रिप्रोग्रामिंग की इस चर्चा में आध्यात्मिकता का क्या काम? यहाँ आध्यात्मिक होने का क्या मतलब है? यहाँ आध्यात्मिकता का अर्थ किसी धर्म से नहीं है।
इसका अर्थ है स्वयं के साथ जुड़ना। ये 5 या 10 मिनट का ग्राफोथेरेपी अभ्यास एक अनुष्ठान या रिचुअलिस्टिक स्पेस का निर्माण करता है। एक ऐसा समय जो सिर्फ खुद के लिए हो। हाँ, ये दिन का वो अकेला समय होता है जहाँ कोई स्क्रीन नहीं है, कोई बाहरी आवाज नहीं है। ये माइंडफुलनेस का एक शुद्ध रूप है जहाँ इंसान अपने व्यक्तिगत मूल्यों के साथ तालमेल बिठा पाता है। उन 4 स्तंभों को गहराई से समझने के बाद एकदम साफ हो जाता है कि ये अभ्यास हमारे पूरे वजूद को कैसे संतुलित करता है। चलिए इस पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया को हवा से निकालकर जमीन पर लाते हैं। बिल्कुल, एक व्यावहारिक उदाहरण लेते हैं। इसे एक रोजमर्रा की जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं। कल्पना करें कि आज ऑफिस में एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन है जिस पर शायद प्रमोशन टिका है। ऐसी स्थिति में घबराहट होना तो बहुत स्वाभाविक है। हाँ, इस घबराहट का मतलब है कि शरीर का फाइट या फ्लाइट मोड ऑन हो गया है। दिल की धड़कन तेज है, पेट में अजीब सी हलचल हो रही है। वही गट ब्रेन एक्सिस जो खतरे का सिग्नल दे रहा है। बिल्कुल। अब सामान्य तौर पर ऐसी स्थिति में लोग क्या करते हैं? वे तुरंत अपना फोन उठाते हैं, बार बार प्रेजेंटेशन की स्लाइड स्वाइप करते हैं या तनाव बढ़ाने वाले ईमेल चेक करने लगते हैं, जिससे नर्वस सिस्टम का ओवरलोड और बढ़ जाता है। सही। लेकिन ग्राफोथेरेपी यहाँ एक बिल्कुल अलग रास्ता दिखाती है। इस स्थिति में ग्राफोथेरेपी का उपयोग कैसे किया जा सकता है? इसी स्थिति में वो 5 मिनट का अभ्यास सबसे बड़ा जादुई असर दिखाता है। ईमेल चेक करने के बजाय अगर सिर्फ एक शांत जगह बैठकर एक पेन लेकर कागज पर लगातार लयबद्ध और प्रवाहमयी लूप्स बनाए जाएं। रुकिए, ये जो लूप्स बनाने की बात है, ये श्रोताओं के लिए समझना बहुत जरूरी है कि ये असल में दिखता कैसा है। क्या कुछ भी लिखते रहना है? नहीं, कुछ भी नहीं लिखना है। ये एक बहुत ही खास और प्रवाहमयी हरकत होती है। जैसे इंग्लिश के स्मॉल लेटर एल या ई को एक के बाद एक बिना पेन उठाए लगातार लिखा जाए। ये गोल गोल घुमावदार आकृतियां होती हैं जो एक लय में मध्यम दबाव के साथ बनाई जाती हैं। इसमें कोई नुकीलापन नहीं होना चाहिए? एकदम नहीं। इसमें कोई झटकेदार हरकत नहीं होती। ये एकदम पानी के बहने जैसा स्मूथ होना चाहिए। और जब कोई व्यक्ति घबराहट की उस चरम स्थिति में ऐसे स्मूथ लूप्स बनाता है तो दिमाग के अंदर क्या होता है? इसके पीछे का विज्ञान तुरंत काम करना शुरू कर देता है। शारीरिक हरकतें, वो भी इतनी शांत और लयबद्ध, दिमाग के निचले हिस्से से लेकर ऊपर तक ये मजबूत सिग्नल भेजती हैं कि देखो मेरे हाथ कितने स्थिर हैं, मेरी गति कितनी शांत है। और इसका मतलब है आसपास कोई खतरा नहीं है? हाँ, सब सुरक्षित है और सब कुछ पूरी तरह से नियंत्रण में है। और फिर वो टॉप डाउन प्रोसेसिंग काम करने लगती है। दिमाग उस शारीरिक शांति को देखकर खुद भी शांत हो जाता है। बिल्कुल, परिणाम उसी क्षण महसूस होता है। दिमाग तुरंत रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड को चालू कर देता है। कोर्टिसोल का स्तर नीचे गिरता है। हाँ, जिससे पेट की वो घबराहट, जिसे हम गट फीलिंग कहते हैं, तुरंत शांत होने लगती है। जो हाथ पहले प्रेजेंटेशन के डर से शायद हल्के से कांप रहे थे, वो पूरी तरह से स्थिर हो जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, दिमाग पर छाया हुआ डर का वो मोटा पर्दा हट जाता है। सही कहा। दिमाग बेहद तेज और स्पष्ट तरीके से काम करने लगता है क्योंकि अब वो सर्वाइवल मोड से बाहर निकलकर परफॉर्मेंस मोड में आ चुका है। ये सबसे शक्तिशाली उदाहरण है कि कैसे शरीर की फिजियोलॉजी को हाथों की एक छोटी सी हरकत से नियंत्रित किया जा सकता है। आज की इस पूरी गहरी चर्चा का अगर हम सार निकालें तो वो ये है कि हम सभी के पास अपने दिमाग और शरीर को शांत करने, उसे फिर से एक सही दिशा में लाने का एक बेहद शक्तिशाली और सबसे आसानी से उपलब्ध उपकरण हमेशा मौजूद है। सिर्फ एक पेन और एक कागज। बिल्कुल। ग्राफोथेरेपी और न्यूरोमस्कुलर रीप्रोग्रामिंग का ये विज्ञान हमें ये बताता है कि ये ज्ञान सिर्फ कोई किताबी सूचना नहीं है। ये दिनचर्या को बेहतर बनाने, तनाव को प्रबंधित करने और अपनी मानसिक और शारीरिक क्षमता को उसके उच्चतम स्तर पर ले जाने का एक बहुत ही व्यावहारिक तरीका है। सुबह के वो शुरुआती 5 मिनट जब हम नींद और जागरण के बीच झूल रहे होते हैं, वो हमारे पूरे दिन की दिशा तय कर सकते हैं। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। वो क्या? आज हमने देखा कि कैसे पेन और कागज का एक छोटा सा जानबूझकर किया गया सकारात्मक उपयोग हमारे नर्वस सिस्टम को इतना फायदा पहुंचा सकता है। लेकिन इस स्रोत सामग्री और पूरे विज्ञान को गहराई से समझने के बाद मेरे मन में एक ऐसा विचार आ रहा है जिस पर शायद हमें गंभीरता से सोचने की जरूरत है। कैसा विचार? देखिए, अगर सुबह केवल 5 मिनट तक कागज पर जानबूझकर गोल गोल लूप्स बनाने जैसी एक बहुत ही छोटी सी शारीरिक क्रिया हमारे अंदर इतना बड़ा बदलाव ला सकती है। हाँ। हमारे हार्मोनल बैलेंस को सुधार सकती है, हमारे पाचन तंत्र को शांत कर सकती है और हमारे दिमाग को फ्लो स्टेट में ला सकती है, तो जरा सोचिए
दिन भर में हम जो अन्य अनजाने शारीरिक मूवमेंट करते हैं उनका हमारे दिमाग पर क्या असर हो रहा होगा? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। आप किन अनजाने मूवमेंट्स की बात कर रही हैं? जैसे कि फोन की स्क्रीन पर लगातार बिना सोचे समझे अपने अंगूठे से स्क्रॉल करते रहना, या फिर घंटों तक कंप्यूटर कीबोर्ड पर टाइप करते हुए अपने कंधों को आगे की तरफ झुकाए रखना और गर्दन को तनाव में रखना। बाप रे, ये तो हम सब करते हैं। वही तो, अगर 5 मिनट की सकारात्मक और लयबद्ध हरकतें हमें भीतर से इस हद तक हील कर सकती हैं, तो क्या ये बेतरतीब, तनावपूर्ण और घंटों चलने वाली शारीरिक हरकतें खामोशी से हमारी मानसिक और शारीरिक वास्तविकता को हर पल नकारात्मक रूप से बदल नहीं रही होंगी? सच में। और शायद हमें इस बात का एहसास तक नहीं है कि हमारे छोटे छोटे दैनिक अनजाने मूवमेंट हमारी दिमागी प्रोग्रामिंग को किस हद तक बिगाड़ रहे हैं। ये सच में एक ऐसा विचार है जो हमें रुक कर सोचने पर मजबूर कर देता है। हमारी शारीरिक हरकतें केवल काम निपटाने का जरिया नहीं है, वे हर सेकंड हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग कर रही हैं, चाहे हम इसके बारे में जागरूक हों या नहीं। बिल्कुल सही। आज की इस चर्चा से ये तो पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि हमारे पास अपने दिमाग का रिमोट कंट्रोल वापस अपने हाथों में लेने का मौका है। तो क्यों ना कल सुबह फोन की स्क्रीन को छूने से पहले एक पेन और कागज को छुआ जाए। हम उम्मीद करते हैं कि आज का यह गहन विश्लेषण हमारे लिए सिर्फ एक नई जानकारी नहीं, बल्कि एक नए दिन की बेहतर शुरुआत का एक व्यावहारिक साधन बनेगा। इस विषय पर और इसके हमारे जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों पर खुद भी विचार करें और अपनी खोज जारी रखें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।